एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल GKYP के यादों पर। आज हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत कम समय में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बिना समय खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अटॉर्नी बता देता हूँ, महान्यायवादी कौन होता है और महाधिवक्ता कौन होता है। देखो, हिंदी में बोलेंगे महान्यायवादी, इंग्लिश में बोलेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। इधर हो जाएगा स्टेट के अंदर महाअधिवक्ता, स्टेट के अंदर कौन हो जाएगा, महाअधिवक्ता। ये पद क्या होता है, थोड़ा सा देखो जानो। इसको लिखेंगे अटॉर्नी, अटॉर्नी जनरल, एजी, इसको शॉर्ट में एजी लिख देता हूँ। और इसको लिख देता हूँ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। ठीक, महान्यायवादी कौन होता है। देखो, सरकार में जो मंत्री होते हैं हमारे इंडिया के अंदर इतने पढ़े लिखे होते नहीं हैं, तो वो कानून की कोई भी अगर सहायता चाहिए कानून संबंधी, चाहे राष्ट्रपति को चाहिए, चाहे स्टेट के अंदर गवर्नर को चाहिए, चाहे मंत्री परिषद के किसी सदस्य को या गवर्नमेंट को चाहिए। ठीक है, तो वो जो कानून संबंधी जितनी जानकारी, नियमों संधि संबंधी, संविधान के संबंधित जितनी जानकारी है वो कौन देगा, सेंटर के अंदर तो महान्यायवादी देगा और स्टेट के अंदर कौन देगा, महाधिवक्ता देगा। जो स्थिति सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की होती है, वही स्थिति स्टेट के अंदर किसकी होती है, राज्यपाल की होती है। तो सेम उसी तरीके से क्या होता है कि सेंटर के अंदर तो महान्यायवादी होगा और स्टेट के अंदर कौन होगा, एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता होगा। ठीक है, अब सर इसकी सबसे चीज खासियत क्या है, इसको कौन नियुक्त करता है। देखो, नियुक्त करेगा महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और ये इस्तीफा भी किसको देगा, इस्तीफा भी किसको देगा, राष्ट्रपति को ही देगा। नियुक्त कौन करेगा, नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, और इस्तीफा किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ऐसे ही सेम एडवोकेट जनरल को कौन नियुक्त करेगा, राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट, और इस्तीफा भी किसको देगा, राज्यपाल को देगा। ठीक है, अब सर ये पद आया कहां से, तो ये आया, बनाया हुआ पद नहीं है, संविधान के अंदर इसका वर्णन दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है सर, तो भाग 4, हमारे संविधान के भाग 4 के अंदर, भाग 4 के अंदर अनुच्छेद, अनुच्छेद है सर 76, अनुच्छेद 76 के अंदर किसकी नियुक्ति की जाएगी, महान्यायवादी की जाएगी, जो कि सरकार की कानून संबंधी क्या करेगा, सहायता करेगा, सलाह देगा। ठीक है, इसमें एक चीज क्या है कि देखो, ये जो हिंदुस्तान का या भारत का, ये एक तरीके से कानून का ज्ञानी बाबा होता है। कानून और संविधान की इसको बहुत अधिक जानकारी होती है, इसलिए सरकार उसी व्यक्ति को नियुक्त करवाती है राष्ट्रपति द्वारा, जिस व्यक्ति को संविधान के बारे में अच्छे से जानकारी हो, जो नियम कानूनों को जानता हो, जो कोर्ट के प्रोसीजर को जानता हो, उसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है और उसी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब महाधिवक्ता का वर्णन सर कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो देखो, महान्यायवादी तो हो गया 76 में, तो 76 में देखो, 6 में से 1 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 7 में से 1 घटाएंगे 6 आ जाएगा, और जो 1 घटाया उसको आगे लगा देंगे तो अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा, 165 आ जाएगा। तो महाधिवक्ता की जो महाधिवक्ता पद का जिसमें अनुच्छेद में वर्णन आर्टिकल में किया गया है, वो आर्टिकल 165 है। ठीक है, अब देखो, इतना हो गया। अभी देखो क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं, एक मिनट। अनुच्छेद हो गया 165 और अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76 यहाँ लिख के रखिए। आर्टिकल 76 महान्यायवादी से संबंधित है और 165 किससे, महाधिवक्ता से संबंधित है। ठीक है, सर योग्यता क्या होनी चाहिए, अगर किसी को महान्यायवादी बनना है तो उसके अंदर योग्यताएं क्या होनी चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज तो इसकी जो योग्यताएं वो कौन सी होंगी, सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनने की जो योग्यता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वो महान्यायवादी के अंदर होनी चाहिए। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनने की क्या क्या योग्यताएं हैं, लिखिए। वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये जरूरी है। उसके अलावा
कि एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक सुप्रीम कोर्ट में क्या होना चाहिए, 5 साल तक, कम से कम 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, या न्यायाधीश रखने बनने की योग्यता रखता हो, न्यायाधीश रहा हो, ठीक है, बनने की नहीं, न्यायाधीश रहा हो। तीसरी कंडीशन क्या रहेगी कि वह किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, किसके अंदर, यहां भी हाई कोर्ट आएगा, ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर 10 वर्ष से अधिक, या 10 वर्ष से अधिक क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, अधिक क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होनी चाहिए, इसके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उस व्यक्ति के अंदर। चौथी चीज क्या है, चौथी चीज हो जाएगी सर, देखो चौथा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, चौथा पॉइंट हो जाएगा वह राष्ट्रपति की नजर में, राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए, कानून का ज्ञाता होना चाहिए। किसका, कानून का, कानून का व्यक्ति है तो कानून का क्या होगा, ज्ञाता होना चाहिए, ठीक है, कानून का क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति की नजर में ज्ञाता होना चाहिए। ऐसे सेम महाधिवक्ता के उसमें क्या आ जाएगा, इधर राज्यपाल आ जाएगा, भारत का नागरिक आएगा ही, ठीक है, सेम सारी चीजें रहेंगी। हाई कोर्ट की जगह क्या आ जाएगा, किसी भी न्यायालय में, राज्य के किसी भी न्यायालय में 5 वर्ष से अधिक क्या रहा हो, से अधिक न्यायाधीश रहा हो, किसी भी न्यायालय के अंदर, राज्य के अंदर, ठीक है। दूसरा, 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, ठीक है, वकील जिसको बोलता है, अधिवक्ता हिंदी शुद्ध वर्ड हो गया, वकील बोल सकते हो आप, ठीक है। और राज्यपाल के नजर में क्या होना चाहिए, कानून का ज्ञाता होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी तो ये हो गई सर। अब इसके कार्य क्या है, देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं इसके कार्य क्या है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। कार्य देखिए भाई, दोनों के कार्य में इधर ही आपको समझा देता हूं, ठीक है। ये कार्य देखो, इधर मैं महान्यायवादी का कार्य लिखूंगा, उधर महाधिवक्ता का, ठीक है, एजी और एडवोकेट जनरल, एडीवी जनरल। देखो पहला कार्य देखो, ये क्या करेगा कि सरकार को कानून संबंधी परामर्श देगा, सरकार को कानून संबंधी क्या देगा, परामर्श देगा, कानून संबंधी, ठीक है। कोई भी नियम या संविधान के अंदर कुछ भी चेंज करना होता है, नया कोई भी रूल बनाता है, तो इसकी सलाह कौन देता है, महान्यायवादी देता है, ठीक है। हमारे नेता थोड़ी इतने पढ़े लिखे हैं जो जीएसटी के इतने कॉम्प्लेक्स उसको समझ सके, वो कौन समझाता है, महान्यायवादी समझाता है, ठीक है। अभी देखो दूसरा, ये राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को भी क्या करेगा, कानूनी संबंधी क्या देगा, सलाह देगा, कानूनी संबंधी सलाह देगा। उसके अलावा सर क्या करेगा, ये सरकार के, भारत सरकार के जितने भी मामले चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो भारत सरकार को कोर्ट के अंदर क्या करेगा, कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, कोर्ट के अंदर क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। भारत सरकार के जो भी मामले आते हैं उनको क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, भारत सरकार की तरफ से। ऐसे ही सेम कार्य किसके हो जाएंगे, एडवोकेट जनरल के हो जाएंगे। यहाँ पर भारत सरकार की जगह क्या आ जाएगा, राज्य सरकार, राजस्थान का है तो राजस्थान सरकार के ये सारे मामले देखेगा, ठीक है। इसके अलावा सर और भी कोई कार्य है क्या, हाँ सर कार्य हैं इसके और भी। ये संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, वह बोल सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। ऐसे ही ये क्या होगा, राज्य की विधानसभा के अंदर, राजस्थान के अंदर क्या है, विधानसभा है, तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है किसी भी बिल के ऊपर, किसी भी नियम कानून के ऊपर इसको बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होगा। तो मतदान का अधिकार ना तो न्यायवादी को है और ना ही किसको है, महाधिवक्ता को है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इसलिए इसको याद रखना है कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता को किसका अधिकार नहीं है, मतदान का अधिकार नहीं है, बाकी सदनों में भाग लेने का अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा देखो सर कि इनकी जो ये जो पावर है संसद के सदनों में भाग लेने की, ये आर्टिकल कौन सा है सर, तो देखो आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, तो आर्टिकल देखिए आप, इधर हो जाएगा सर महान्यायवादी के मामले में हो जाएगा आर्टिकल
88 महान्यायवादी कौन सा हो जाएगा 88, और महाधिवक्ता के मामले में कौन सा हो जाएगा सर 177। ठीक है, कैसे सर, इधर हो जाएगा आर्टिकल 88, तो 8 में से एक एक घटाएंगे, 8 में से 8 गया 7, दूसरे 8 में से 8 गया 7, और एक क्या लगा देंगे, घटाया है तो हमने एक आगे लगा देंगे। ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा 177, और महान्यायवादी का कौन सा 88। इसमें क्या है कि ये संसद के अंदर, संसद के सदनों में, दोनों सदनों में क्या लेगा, दोनों सदनों में भाग ले सकता है। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसका याद रखना है भाई। संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, प्लस बोल सकता है, किसी भी नियम या किसी भी बिल के ऊपर बोल सकता है। ठीक है, बोल सकता है, लेकिन नोट डाल के लिख लीजिए, लेकिन मतदान का अधिकार इसको नहीं है, मत नहीं दे सकता, मतदान का अधिकार इसको नहीं है। तो सेम ऐसे ही महाधिवक्ता के मामले में हो जाएगा, ये विधानसभा के अंदर भाग ले सकता है, विधानसभा के अंदर क्या ले सकता है, भाग ले सकता है। ठीक है, उसके अलावा बैठकों में बोल सकता है, किसी भी विधेयक के ऊपर बोल सकता है। ठीक है, उसके अलावा इसको भी मतदान का अधिकार नहीं है, मतदान का अधिकार नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो ये कौन से आर्टिकल इनको पावर देता है 88 और 177। ठीक है, इसके अलावा आप देखो कि सर इनको पेमेंट कौन देगा, पेमेंट की बात आ गई तो पेमेंट कौन देगा इनको, तो इनको पेमेंट देखो, महान्यायवादी को किसी भी प्रकार का कोई वेतन भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है, इसको सिर्फ खाली भत्ते दिए जाते हैं। और वो भत्ते किस पर डिपेंड होते हैं, वो भत्ते सभी राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड होंगे। ऐसे ही महाधिवक्ता के जितने भी भत्ते हैं, इसको भी पेमेंट नहीं दी जाएगी, भत्ते दिए जाएंगे। और भत्ते किससे दिए जाएंगे, संचित निधि द्वारा, राज्य की संचित निधि इधर भारत सरकार की संचित निधि द्वारा क्या दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा। देखो लिखो, नोट डाल के लिखिए, इनको किसी प्रकार का वेतन भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति तय करेगा कि इनको कितने भत्ते कितने दिए जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति इनको क्या भत्ते संबंधी पेमेंट करता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही सेम क्या है कि राज्य वेतन है जो इसको भी नहीं दिया जाएगा, इसको क्या दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, इसका कारण मैं आगे बताऊंगा कि इनको वेतन क्यों नहीं दिया जाता। ठीक है, और राज्यपाल द्वारा इनके जो भत्ते हैं वो क्या होंगे, राज्यपाल द्वारा तय होंगे, राज्यपाल द्वारा तय होंगे भत्ते, इनको सिर्फ भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, मुकदमे लड़ने के लिए। ठीक, और इनको क्या है, पेमेंट है जो कहां से दी जाएगी, भारत सरकार की संचित निधि से दी जाएगी, संचित निधि से। ठीक है, और इनको राज्य सरकार की संचित निधि से दी जाएगी। कहां से, राज्य सरकार की संचित निधि से, राज्य संचित निधि द्वारा। ठीक है, ये तो हो गई पेमेंट संबंधी बातें संचित निधि से। ठीक है, अब इसके अलावा देखो, इसके कार्य मैंने बता दिया आपको। हाँ, एक चीज इसी के अंदर आप यहाँ पर नोट डाल के लिख लीजिए कि क्या सर ये हमारा भी मुकदमा लड़ सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल लड़ सकते हैं, आपका भी मुकदमा ये लड़ सकते हैं। इसी वजह से इनको वेतन नहीं दिया जाता है, सिर्फ क्या दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्राइवेट मुकदमे लड़ने के लिए भी क्या होते हैं, आजाद होते हैं। प्राइवेट मुकदमे भारत सरकार के अलावा, ये भारत सरकार के तो मुकदमे लड़ते ही हैं, लेकिन ये प्राइवेट मुकदमे लड़ने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, लड़ सकते हैं, ऐसा लिख लो। ठीक है, लड़ सकते हैं, लड़ने के लिए स्वतंत्र लिख लो। ठीक है, इसके लिए हमसे ये क्या करेंगे, वेतन लेंगे उसका। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें नोट डाल के लिख लेना, ये भारत सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लड़ सकते, भारत सरकार के खिलाफ, क्योंकि भारत सरकार इनको नियुक्त, भारत सरकार की सिफारिश यानी कि मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। तो भारत सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा ये नहीं लड़ सकते, राष्ट्रपति के खिलाफ भी ये मुकदमा नहीं लड़ सकते। कुल मिला के सरकार के खिलाफ मुकदमा ना महाधिवक्ता लड़ सकता है, मुकदमा सरकार के खिलाफ नहीं लड़ सकते। ठीक है, सरकार के खिलाफ या मंत्री परिषद के खिलाफ कोई मुकदमा ये नहीं लड़ सकते। ठीक है, इसी वजह से इनको वेतन ना दिया जाकर क्या दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है। ठीक है, अब कुछ एक चीजें और हैं सर, इसके अलावा और क्या चीजें हैं सर, तो देखो इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। जो हमारा देश का
हाँ, एक चीज और रह गया भाई, ये कब तक पद पर बने रह सकते हैं? कब तक पद पर बने रह सकते हैं? देखो, पद पर बने रहने का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। तो ये जब तक पद पर रह सकते हैं, जब तक राष्ट्रपति राष्ट्रपति चाहेगा तब तक। तो उसको क्या लिखेंगे? संविधान की भाषा में लिखेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, प्रसाद पर्यंत तक। और उधर महाधिवक्ता के मामले में क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता के मामले में हो जाएगा, महाधिवक्ता के मामले में क्या हो जाएगा सर? कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। महाधिवक्ता के मामले में हो जाएगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। ठीक है, हाँ, ये हो गया। यानी कि राष्ट्रपति तब चाहे तब इसको हटा सकता है, भारत सरकार इसको मंत्रिपरिषद सिफारिश करके इसको हटा भी सकता है। ऐसे ही स्टेट के अंदर क्या होगा कि जो राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो सिफारिश करके राज्यपाल से इसको हटवा सकती है। ठीक है, एक चीज और है इसके अंदर, जब भी मंत्रिपरिषद क्या देगी? इस्तीफा देगी। क्या देगी? इस्तीफा देगी। तब इन दोनों को भी क्या देना पड़ेगा? दोनों को इस्तीफा देना पड़ेगा, दोनों को इस्तीफा देना पड़ेगा अपने पद से। क्यों देना पड़ेगा सर? क्योंकि मंत्रिपरिषद ने इन दोनों को क्या किया था? इनको पद धारण करवाया था राष्ट्रपति को बोल के, तभी इनको राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है पीसीएस वगैरह एग्जाम में। ठीक है, तो इसको याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि मंत्री क्या इनमें से निम्न में से कौन सा कथन महान्यायवादी के संबंध में सही है या सही नहीं है? तो उसके अंदर 4 ऑप्शन दे देगा। तो उसमें ऑप्शन जो आएगा कि मंत्रिपरिषद के जो इस्तीफा देने के बाद इनको इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, तो इस संबंधित कोई दिक्कत, महान्यायवादी को क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। इस्तीफा किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा जो पहला जो महान्यायवादी था वो कौन था। देखो इधर लिखो, फर्स्ट जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे वो कौन थे? तो इसमें लिखिए आप, जो हमारे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे एमसी सीतलवाड़। कौन थे भाई? एमसी सीतलवाड़। ठीक है, एमसी सीतलवाड़। ये 1950 से लेकर के कब तक रहे सर? 1963 तक, लगभग 13 वर्षों तक ये क्या रहे? महान्यायवादी रहे। तो सबसे लंबा कार्यकाल भी किनका है? एमसी सीतलवाड़ जी का है। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि एमसी सीतलवाड़ जी पहले हमारे महान्यायवादी रहे और इनका सबसे लंबा क्या रहा था? पद पर ये रहे थे 13 वर्षों तक। ठीक है, अभी फिलहाल की स्थिति में हम देखें तो अभी कौन है हमारे? अभी जो हमारे हैं वो आर वेंकटरमनी है। आर वेंकटरमनी अभी कौन है वर्तमान में? तो लिखिए वर्तमान में कौन है? आर वेंकटरमनी। आर वेंकटरमनी। आर वेंकटरमनी हमारे क्या हैं? महान्यायवादी हैं और इनकी नियुक्ति अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई थी। ऐसे ही सेम कि सर एडवोकेट जनरल अभी फिलहाल कौन है हमारे? तो एमसी सिंघवी जी हैं। कौन है सर? एमसी सिंघवी। और जो पहले राजस्थान के महाधिवक्ता कौन थे? तो श्री जीसी कासिलवाल हैं। कासिलवाल। तो जो सबसे फर्स्ट जो एडवोकेट जनरल थे राजस्थान के एडवोकेट जनरल फर्स्ट, वो कौन थे? जीसी कासीवाल। ठीक है, ये फर्स्ट कौन थे? हमारे राजस्थान के एडवोकेट जनरल थे। अभी सर वर्तमान में कौन है? अभी वर्तमान में कौन है? एमसी सिंघवी जी हैं। एमसी महेंद्र सिंह, एमसी सिंघवी है ना, एमएस सिंघवी जी हैं। ठीक है, एमएस सिंघवी जी हमारे कौन से हैं? ये एडवोकेट जनरल हैं। और ये कौन से हैं? 17वें। ठीक है, 17वें। और ये जो महान्यायवादी हैं 15वें हैं। ये पूछा जा सकता है कि जो हाल ही में एमएस सिंघवी जी को एडवोकेट जनरल बनाए गए, कौन से नंबर के एडवोकेट जनरल है राजस्थान के? तो 17वें नंबर के हैं। ठीक है, इनके बाद और कुछ छूट गया है क्या? और तो नहीं छूटा। ठीक है, तो वर्तमान में 17वें जो हमारे एडवोकेट जनरल है राजस्थान के, एमएस सिंघवी, महेंद्र सिंह सिंघवी जी हैं। और वर्तमान में जो हमारे महान्यायवादी हैं
जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन है, आर वेंकटरमनी। ये 15वें नंबर के हैं, 17वें नंबर के हैं, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको बनाऊंगा वो होगा मानव अधिकार आयोग राज्य और सेंटर में, ठीक है, नेशनल मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।